हाल ही में असम सरकार की ओर से राज्य में 1935 में लागू एक कानून जो कि मुख्य तौर पर राज्य की जो मुस्लिम आबादी है उनके विवाह और तलाक के पंजीकरण को लेकर के था। उस पूरे कानून को असम सरकार की ओर से रद्द कर दिया गया, जिसके बाद इस पूरे कदम की काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है। और आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। कई जानकारों का कहना है कि असम का सरकार का ये जो कदम है बेसिकली आपका जो यूसीसी है उसकी तरफ बढ़ने के एक प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। और इससे पहले आपको याद होगा कि उत्तराखंड की सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की गई थी और इस संबंध में जो प्रस्ताव है वो उत्तराखंड की विधानसभा की ओर से पारित किया गया था। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम असम सरकार के इसी कदम पर बात करेंगे। असम सरकार का जो कानून है उस कानून को भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर को देखा। खबर को जानने के बाद हम इस कानून पर बात करेंगे कि जो पूरा कानून है वो किस तरह के प्रावधान करता है। इसके अलावा इसको निरस्त करने के लिए क्या तर्क दिए गए हैं, इसको रद्द करने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं, उन तर्कों पर भी बात करेंगे। और तर्कों के साथ साथ असम में बाल विवाह की क्या स्थिति है उसको भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। और अंत में इस पूरे टॉपिक से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा होगी। आपका जो सवाल है वो प्रीलिम्स का है और आप इस पूरे वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है इसे आप जीएस पेपर 2 से जोड़कर देखेंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो खंड है, इंडियन पॉलिटी का जो खंड है, वहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ सकते हैं। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस कानून पर कि आखिर ये जो कानून है ये कानून किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो कानून कब लागू हुआ था, नाम से ही आप समझ जाएंगे कि कानून जो है 1935 में लागू किया गया था, 1935 में अधिनियमित किया गया था। और जो कानून है ये बेसिकली आपका मुस्लिम विवाह यानी कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके बीच में जो विवाह होता है, उसके बीच में जो तलाक की जो घटनाएं होती हैं उनको रजिस्टर करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा, तलाक का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा, उसको लेकर के एक प्रोसेस जो है वो इसमें डिसाइड किया गया था। इसके अलावा इसमें जो संशोधन हुआ था, सबसे नवीनतम संशोधन, वो हमें 2010 में देखने को मिला था। 2010 में इससे पहले प्रावधान हुआ करता था कि ये जो पूरा कानून था ये वॉलंटरी प्रावधान करता था, स्वैच्छिक शब्द जो है यहाँ पर शामिल किया गया था। लेकिन बाद में इसको अनिवार्य शब्द के साथ यानी कि मैंडेटरी शब्द के साथ जो है रिप्लेस कर दिया गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में असम राज्य में मुस्लिम कम्युनिटी के बीच विवाह को अपने पंजीकृत कराने, अपने तलाक को पंजीकृत कराने का जो है मैंडेटरी नियम जो है राज्य सरकार की ओर से डिसाइड किया गया है। इसके अलावा इसके तहत जो आपकी राज्य सरकार है वो मुस्लिम रजिस्ट्रार को विवाह पंजीकृत करने की अनुमति दे सकती है। और ये जो मुस्लिम रजिस्ट्रार होते हैं ये इन्हें बेसिकली आपका सिविल सेवक की जो है मान्यता प्रदान की जाती है। प्रक्रिया क्या है, इसके तहत प्रक्रिया बेसिकली यही है कि जिसके माध्यम से यानी कि इसमें जो प्रक्रिया तय की गई है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने विवाह और तलाक के आवेदन रजिस्टर करा सकते हैं और उसके पंजीकरण की जो है प्रक्रिया भी यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह से बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा कानून है ये पूरा कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप काम करता है और एक धर्म पर जो है जो एक बेसिक धर्म पर जो है काम करता है। तो ये बेसिकली हमने इस पूरे कानून की बात की, कानून क्या है। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इस कानून को निरस्त क्यों किया गया है, उसके पीछे के तर्कों को यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि असम सरकार ने ऐसी कौन सी चीजें देखी जिनके आधार पर इस कानून को रद्द किया गया। तो इसमें से जो पहला तर्क है वो ये है कि असम सरकार का कहना है कि इस कानून को रद्द करने का जो प्रयास है वो प्रयास बेसिकली असम में बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट कदम साबित हो सकता है। सबसे पहले तो असम सरकार की ओर से ये बताया गया है, असम सरकार का कहना है कि अधिनियम में जो विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बेसिकली जो प्रावधान इसकी अनुमति देता है वो प्रावधान ये कहता है कि भले ही दूल्हा और दुल्हन की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष ना हो लेकिन इसके बावजूद भी उनका विवाह कराया जा सकता है। तो ऐसा प्रावधान आपको इस कानून में दिखाई दे जाएगा। और अगर आप बात करेंगे कि भारत में जो सेक्युलर कानून है जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी महिला और पुरुष को शादी करनी है तो वहां पर महिला की जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनका विवाह नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप असम के इस कानून को देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्रावधान है, यहाँ पर प्रावधान बेसिकली यही है कि वो इस पूरी आयु से पहले भी उनका विवाह कराया जा सकता है।
इसके अलावा ये कानून अंग्रेजों के शासनकाल में लागू किया गया था, ये भी एक बड़ी वजह है। और उसके बाद से भारत में जो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो तमाम चीजें हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच भी अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। तो ये जो कानून है वो उन बदलावों को अपने अंदर समाहित नहीं करता है, और यही वजह है कि सरकार द्वारा इस कानून को रद्द किया गया है और इसके स्थान पर नए प्रावधान लाने की बात की जा रही है। इसके अलावा ये जो पूरा कानून है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जिस बात के आधार पर सबसे बड़ा तर्क दिया गया, वो ये है कि ये कानून बेसिकली आपका विवाह का जो है अनौपचारिक तंत्र स्थापित करता है, यानी कि इनफॉर्मल मैकेनिज्म स्थापित करता है। अनौपचारिक कैसे है? तो इस पूरे कानून में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य की मुस्लिम जो आबादी है, उसका कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के पास यह आवेदन कर सकता था कि वो राज्य सरकार से अपने आप को रजिस्ट्रार की मान्यता प्रदान कर दें। यानी कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति खुद को राज्य सरकार के साथ रजिस्ट्रार के तौर पर पंजीकृत करा सकता था। सबसे पहले क्या करना होता था, अगर आप राज्य में, असम में मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति हैं, तो आपको राज्य सरकार के पास जाना था और वहां राज्य सरकार को एक एप्लीकेशन देनी थी। एप्लीकेशन में आप ये कह सकते थे कि मैं जो है मुस्लिम कम्युनिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर काम करना चाहता हूं। उसके बाद राज्य सरकार अपने कुछ नियम डिसाइड करती थी और उन्हीं नियमों के आधार पर आपको लाइसेंस दिए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान समय में असम में तकरीबन 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार जो है काम कर रहे हैं। तो अब ये जो पूरा तंत्र है, ये पूरा तंत्र बेसिकली आपका इनफॉर्मल है, क्योंकि राज्य सरकार में एप्लीकेशन के बेस पर लोगों को रजिस्ट्रार के तौर पर हायर किया जा रहा है। अब इसी इनफॉर्मल मैकेनिज्म के आधार पर कई लोगों का यह भी कहना था कि ये जो इनफॉर्मल मैकेनिज्म है, इसका कई बार गलत इस्तेमाल किया जाता है और इस गलत इस्तेमाल के माध्यम से कई बार ऐसे बच्चों का भी विवाह करा दिया जाता है जो कि विवाह की आयु में नहीं होते हैं। तो ये तमाम वजह रही जिन वजहों से बेसिकली कहा गया कि हमें इस कानून को निरस्त करना चाहिए। अब यहाँ पर बाल विवाह का भी एक मसला आया था, बाल विवाह का भी एक एस्पेक्ट आया था। तो एक बार उसको भी समझ लेते हैं कि असम में जो है बाल विवाह की क्या स्थिति है, उस पर एक बार बेसिकली हम बात करते हैं। तो बीते दिनों अगर आप देखेंगे तो असम सरकार की ओर से राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया था, कई लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई थी। तो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि असम सरकार की ओर से तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। अब पॉक्सो अधिनियम क्या है? तो पॉक्सो अधिनियम बेसिकली आपका बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध होते हैं, उनसे बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। और असम सरकार का टारगेट है कि हम 2026 तक राज्य में बाल विवाह का जो है उन्मूलन कर देंगे, बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अब अगर आप इस अधिनियम को पढ़ेंगे तो ये अधिनियम कहीं ना कहीं आपका बाल विवाह को बढ़ावा जरूर देता है, क्योंकि अधिनियम में कई विवादित प्रावधान मौजूद हैं। जैसे एक विवादित प्रावधान आपका वर्ड टू वर्ड ये कहता है कि बशर्ते यदि दूल्हा और दुल्हन या दोनों ही नाबालिग हैं, दोनों ही आपका 18 वर्ष से कम है, या दोनों ही आपका विवाह की आयु में नहीं है, 18 और 21 वर्ष की आयु में नहीं है, तो भी उनकी ओर से उनके संबंधित कानूनी अभिभावकों द्वारा एप्लीकेशन दी जा सकती है। यानी कि यहां पर आपकी जो माइनर्स हैं उनकी शादी कराने का तरीका दिया गया है। यानी कि अगर जो है कोई बच्चा 18 वर्ष से कम है, 21 वर्ष से कम है, तो भी उनका विवाह कराया जा सकता है अगर उनके जो लीगल पेरेंट्स हैं वो इस संबंध में एप्लीकेशन देते हैं। तो यहां पर आप इस पूरे विवादित प्रावधान को देखेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे कानून का इस्तेमाल, इस पूरे प्रावधान का इस्तेमाल बच्चों के विवाह के लिए किया जा सकता था और किया भी जा रहा था। और यही वजह है कि राज्य में तकरीबन 4000 लोगों पर कानूनी कार्यवाही भी की गई थी। अब अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखेंगे जो कि पूरे भारत में लागू हैं, उसमें भी आपको कुछ इसी तरह का प्रावधान देखने को मिलेगा, जहां पर यह कहा गया है कि युवावस्था यानी कि प्यूबर्टी प्राप्त करने के बाद एक जो महिला है, जो दुल्हन है, उसका विवाह जो है कानूनी तौर पर वैध होता है। और जो अगर ये साक्ष्य प्राप्त नहीं है कि वो किस आयु में प्यूबर्टी को प्राप्त करती है, तो 15 वर्ष की जो आयु है उसको लीगल तौर पर भी स्वीकार किया गया है। हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और इस प्रोविजन की वजह से आप देखें कितना ज्यादा विवादित प्रावधान है कि जो महिलाओं की विवाह की जो आयु है उसे प्यूबर्टी तक रखा गया। कई बार 13 वर्ष की आयु में भी महिलाओं की शादी कर दी जाती है और इसकी वजह से जाहिर तौर पर यहाँ पर पॉक्सो का प्रावधान है उसका भी उल्लंघन होता है, बच्चों के मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होता है। तो इसी वजह से कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि हमें इन कानूनों में भी बदलाव की जरूरत है। जहीं अगर हमने पहले बात की थी कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट को देखेंगे, विशेष विवाह अधिनियम पर अगर आप बात करेंगे, तो वहां क्या प्रावधान है? वहां यह कहा गया है कि महिलाओं की जो आयु होगी विवाह की वो 18 वर्ष होगी और पुरुषों की 21 वर्ष होगी। अब इसको लेकर भी कई लोग सवाल उठाते हैं, इसको लेकर भी विवाद है। विवाद ये भी इस बात को लेकर के है कि हमें महिलाओं की विवाह की जो आयु है उसको 18 से बढ़ा करके 21 कर देना चाहिए। और अगर आप कुछ कानूनों में देखेंगे तो वहां पर अभी भी आयु 13 वर्ष के आसपास है। तो जाहिर तौर पर हमें जब आप बात करते हैं पर्सनल लॉस की,
तो उन पर्सनल लॉज में बदलाव की ज़रूरत ज़रूर कहीं ना कहीं महसूस की जाती है। तो ये बेसिकली हमने इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश की। अब अंत में हम इस पूरे टॉपिक से जुड़े एक सवाल की भी चर्चा कर लेते हैं। सवाल आज का हमारा प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में पुरुषों के लिए विवाह की अधिकतम आयु क्या तय की गई है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 30। तो कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हमने कई बार इस सवाल के जवाब का जिक्र किया है। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।